ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 5 ਲੈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ 8699037369, ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ WhatsApp ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ट्रेस मिनरल्स की महत्ता, जिस बारे गल करने लिए साडे नाल असीस तो ने डॉक्टर सागर कादयान। डॉक्टर साहब जी आए नु बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। नमस्कार निखिल जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, पहले तो यही जानना चाहांगा कि ट्रेस मिनरल्स जे आम जबान में कहिए ट्रेस मिनरल्स बारे थोड़ी जानकारी दिओ ते पशुओं लई ये ज़रूरी क्यों ने? निखिल जी, ट्रेस मिनरल्स की बात करने से पहले हम बात करते हैं कि मिनरल्स को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक मैक्रो एक माइक्रो। तो मैक्रो कुछ एक मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स वो हैं जो गाय को अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं, जिनकी मात्रा ग्राम्स में कैलकुलेट करते हैं। वही माइक्रो मिनरल्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो गाय को बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, बट उसके कारण पशु की हेल्थ, ग्रोथ, उसका प्रोडक्शन और उसका रिप्रोडक्शन बहुत ही निर्भर करता है। जैसे कि हमने बात करी कि इनकी मात्रा बहुत ही कम होती है, बट जो इनका रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि पशु में जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे उसमें इनका रोल आता है। कुछ एक एंजाइम्स हैं जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज होते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होते हैं, बोन फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनमें इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो पशु का इम्यून सिस्टम है उसको मेंटेन करने में ये ट्रेस मिनरल्स काफ़ी अपना योगदान देते हैं। एक सरल भाषा में या एक उदाहरण के साथ अगर मैं बात करूं तो जिंक एक ऐसा ट्रेस मिनरल्स है जो इम्यून फंक्शन में मदद करेगा पशु की, साथ ही स्किन हेल्थ पे काम करेगा। जो तीसरा है वो है एंजाइम एक्टिवेशन पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलके जो सपोर्ट कर रही हैं वो गाय की ग्रोथ पे सपोर्ट करती हैं, उसके प्रोडक्शन को सपोर्ट करती हैं। जिन पशुओं में जिंक का सप्लीमेंटेशन हो रहा है उन पशुओं में मेस्टाइटिस जैसी समस्याएं कम देखने को मिलेंगी, साथ ही जो रिकवरी होगी वो बहुत फास्ट होगी। तो इस तरीके से हर मिनरल्स का अपना एक अलग योगदान है। इत्थे ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਸ ਤੇ किस प्रकार ਨਾਲ असर ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਵਗੈरह ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? तो जैसे निखिल जी हमने बात करी जिंक की, तो जिंक एक स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके कारण हमने पहले भी बात करी मेस्टाइटिस के केसेस कम देखने को मिलेंगे, जो डायरेक्टली लिंक करता है मिल्क प्रोडक्शन के साथ। अक्सर हम मेस्टाइटिस के बारे में बात करते रहते हैं कि वो मिल्क प्रोडक्शन से कैसे रिलेटेड है। तो जहाँ हम जिंक की सप्लीमेंटेशन करेंगे वहाँ हमें मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि मेस्टाइटिस के केसेस उस फार्म पे हमें कम देखने को मिलेंगे। ऐसे ही मिनरल्स, हर मिनरल्स का अपना एक यूनिक रोल है। बात करते हैं हम सेलेनियम की, कोबाल्ट की, कॉपर की। तो ये तीन मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक एनिमल की हेल्थ के लिए, एक एनिमल के प्रोडक्शन के लिए। कोबाल्ट जिसमें आप देखोगे कि इसमें रूमन हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। कोबाल्ट विटामिन B12 के सिंथेसिस में मदद करता है, जिसके कारण जो रूमन के माइक्रोब्स हैं उनको वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एनर्जी प्रोवाइड करने से जो प्रोपियोनेट है वो हाई होएगा और जो लिवर में जाके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, जिसके कारण पशु में जो ग्लूकोज की कमी है वो कम होगी। यही अगर हम बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर की डेफिशिएंसी वहाँ देखने को मिलती है जिस मतलब जो हरा चारा हम कॉपर डेफिशिएंट सॉइल से देंगे उनमें कॉपर डेफिशिएंसी मिलेगी एक तो। साथ ही रूमन में अक्सर सल्फर, आयरन और मॉलिब्डेनम देखने को मिलता है, जिसके कारण जो कोबाल्ट की एक्टिवेशन है वो उसको कम कर देता है, जिसमें कॉपर की डेफिशिएंसी फिर पशु में हमें देखने को मिलेगी। यही सेलेनियम का बहुत बड़ा योगदान है मसल्स की वीकनेस या मसल की स्ट्रेंथन करने पे। अगर सेलेनियम की डेफिशिएंसी होगी तो उन गायों में हम अक्सर देखेंगे कि उनकी मसल वीक है, वो गाय उठने में इतनी सक्षम नहीं है, जब भी बैठ के वो उठ रही होगी तो उसे कुछ ना कुछ समस्याएं हो रही होंगी। इस तरीके से हर एक मिनरल्स का अपना एक योगदान है।
ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? अगर निखिल जी हम बात करें तो सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन पे नहीं है, एक जो भी ट्रेस मिनरल्स है वो सीधा सीधा पशु के जो हेल्थ है उस पर अफेक्ट कर रहा है। और अगर एक हेल्दी काउ है वो ही अच्छा प्रोडक्शन कर पाएगी। तो ओवरऑल अगर हम ट्रेस मिनरल सप्लीमेंट करते हैं तो ही उसकी हेल्थ मेंटेन रहेगी, तो ही वो अच्छा प्रोडक्शन कर पाएगी। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੇਸ ਮਿਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? निखिल जी जब भी हम गाय के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जब हम उसका डाइट चार्ट बनाते हैं कि उसको कितना हरा चारा देना चाहिए, कितना सूखा देना चाहिए, कितना कंसंट्रेट देना चाहिए, ये पशु के बॉडी वेट पे डिपेंड करता है और उसके प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, जिसको देख के हम उसका ड्राई मैटर इनटेक निकालते हैं। ठीक है, जिंक सप्लीमेंटेशन की बात होगी तो वो डायरेक्टली हमें लिंक करेगा कितना ड्राई मैटर इनटेक एक पशु कर रहा है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो जिंक की रिक्वायरमेंट जो है वो पर डे 75 mg पर केजी ड्राई मैटर इनटेक होती है। ठीक है, और उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कि एक गाय है जिसका ड्राई मैटर इनटेक 20 kg है पर डे, तो मोटा मोटा उसका हिसाब लग जाएगा 1500 mg पर एनिमल पर डे हमें जिंक सप्लीमेंट करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम अलग अलग ट्रेस मिनरल्स को कैलकुलेट करेंगे और अपने डाइट में ऐड करेंगे। साथ ही जो हमें एक बात का ध्यान रखना है, कई बार हमें देखने को मिलता है पंजाब में या हरियाणा में अलग अलग रीज़न वाइज कुछ एक ट्रेस मिनरल्स की कमी है, किसी में कुछ ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने सॉइल की टेस्टिंग करवा के अपने न्यूट्रिशनिस्ट से मिलके कुछ एक ट्रेस मिनरल्स के कैलकुलेशन में चेंजेस करने चाहिए। यही बात करें हम अक्सर जब एनिमल स्ट्रेस में होता है या फिर ट्रांजिशन पीरियड में होता है तो उसके मिनरल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे हम इसको सेम डोज में ना रख के हम इसको बढ़ा भी सकते हैं ताकि इसकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे, स्ट्रेस कम से कम महसूस हो एनिमल को और प्रोडक्शन वो मेंटेन कर पाए। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਸ ਮਿਨਰਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ 869903 7369, ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਾਂਗੇ, ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 5। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 5 ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਸ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਗਰ ਕਾਦੀਆਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛेंगे, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਖਵੀਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਰਾਮੋਲੇ ਕਲਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? जी निखिल जी, अब तक हमने सारी बात भी करी है सिर्फ और सिर्फ पशु से रिलेटेड उसकी इम्यूनिटी पे, मेस्टाइटिस के ऊपर कैसे मसल वीकनेस अफेक्ट होती है। इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है फार्म पे हमें कि फार्मर कहेगा कि मेरे पशु का उतना इनटेक ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोबाल्ट का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। सेम तरीके से अगर कोबाल्ट की डेफिशिएंसी है, उसको भूख कम लग रही है, वो चारा कम खा रही है, तो उसका मिल्क प्रोडक्शन डाउन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, बार हम बात कर रहे हैं मेस्टाइटिस की। मेस्टाइटिस के केसेस वहाँ हमें अक्सर देखने को मिलेंगे। एक अगर पशु बीमार हो जाता है तो बार वो जल्दी ही बीमार रहता रहेगा, उसकी रिकवरी स्लो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम तो जो कंसेप्शन रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। उन पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग के केसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कई बार हम कुछ एक गायें देखते हैं जिनका कलर चेंज हो चुका होता है, जिनका कलर कोट है वो रफ़ हो चुका होता है, ग्रे ब्राउन हो रखा होता है। एक ये है, एक वर्ड होता है स्पेक्टेकल आई, तो उनकी प्रॉपर जो आप फेस कट देखोगे
आई का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो स्पेक्टिकल आई की अपीयरेंस देगा आपको, जो ट्रेस मिनरल्स की डेफिशिएंसी में होगा। यही नहीं, कुछ एक जो काफ पैदा होते हैं उनमें जैसे ही पैदा होंगे वो, तो मसल वीकनेस इतनी ज़्यादा होती है कि वो उठ नहीं पाते, एनीमिक एनिमल रहेगा, उसमें खून की कमी रहेगी। स्किन इन्फेक्शन के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वही हूफ से रिलेटेड केसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उन पशुओं में लेमनेस ज़्यादा रहेगी, जिसके चलते सीधा सीधा असर उसके प्रोडक्शन पे, उसकी हेल्थ पे आपको देखने को मिलेगा। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਰੇਸ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਆ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ बोल रहे हो? नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। मेरा नाम विजय सिंह है जी, एलाहाबाद सिरसा से। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी, पहले के मुकाबले ट्रेस मिनरल्स की जो कमियां हैं ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है जी? बहुत ही बढ़िया सवाल है कि, और अक्सर ये हम फार्म पे जाते हैं तो हमें फार्मर पूछता ही है कि डॉक्टर साहब पहले ट्रेस मिनरल्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अब इतना क्या चेंजेस आ गया कि हमें ये सब देखने को मिलता है। तो एक सिंपल सा है कि जब भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं हम ब्रीड चेंज कर रहे हैं, उसी हिसाब से जो पशु है उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होएगी। जो भी हमने पहले अभी बात करी थी कि एक पशु का कितना चारा वो खाएगा वो निर्भर करता है उसके बॉडी वेट पे और उसके प्रोडक्शन पे, और जितना अच्छा उसका इंटेक होगा उसी तरीके से वो दूध देगा। तो जैसे जैसे हम दूध की मात्रा बढ़ा रहे हैं कि हमारे पास एक अच्छी ब्रीड आए, अच्छी नस्ल आए जिसकी दूध उत्पादन क्षमता ज़्यादा हो, तो ट्रेस मिनरल्स की रिक्वायरमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है सॉइल की क्वालिटी। जो भी सॉइल की क्वालिटी है वो पहले के मुकाबले काफ़ी घटती जा रही है, क्योंकि उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं, जिसके चलते सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं है, उसमें मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती जा रही है। जो तीसरा रीज़न है वो है जो फीडिंग प्रैक्टिसेस हैं फार्मर की, वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी हैं। अगर हम बात करें, पहले जो गायें थी अक्सर वो चरने जाती थी, ठीक है, सॉइल में इतना केमिकल फर्टिलाइज़र हम यूज़ नहीं करते थे, तो सेम मिनरल्स की डेफिशिएंसी उनको नहीं होती थी, क्योंकि पशु भी तब 15 लीटर 18 लीटर इतने तक का होता था। आज हम बात करते हैं 65 लीटर तक की, आज हम बात करते हैं 70 लीटर तक की। तो जो उसकी सप्लीमेंटेशन है उसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज भी लाना होगा। कुछ एक फार्मर्स जागरूक भी नहीं है कि हमारा पशु कितना दूध दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कितना सप्लीमेंट ट्रेस मिनरल्स का करें। तो इसीलिए अपने न्यूट्रिशनिस्ट से मिलके बात करके अपने एक डाइट चार्ट प्रॉपर बनाना चाहिए कि हम ट्रेस मिनरल्स को भी कैलकुलेट कर पाएँ कि हमें एक पशु को कितना ट्रेस मिनरल्स देना है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हमें ध्यान में रख के अपने जो पशु है उसके सप्लीमेंटेशन या उसके ट्रेस मिनरल्स की कैलकुलेशन करके सप्लीमेंट करना। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। धन्यवाद। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 5। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 5 ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੇਸ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। एक पशु को गुड हेल्थ के लिए और एक अच्छे मिल्क आइल्ड के लिए उसको एक कंप्लीट बैलेंस डाइट, एक प्रॉपर टीएमआर करके हम प्रिपेयर करके उसी राशन में चलाते हैं। उसी टीएमआर का जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड फैट। इसी मिनरल्स के अंदर मिनरल्स को दो भागों में उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। एक मैक्रो मिनरल्स और एक होते हैं माइक्रो मिनरल्स, जिनको हम ट्रेस मिनरल कहते हैं। तो जो मैक्रो मिनरल होते हैं वो एनिमल के रूटीनली डीएमआर में ड्राई मैटर में ही हम चलाते हैं, और जो ट्रेस मिनरल होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट पशु को पीपीएम में होती है, पार्ट्स पर बिलियन में।
और ये सभी ट्रेस मिनरल एक बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करते हैं एनिमल की हेल्थ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। तो जो मेन ट्रेस मिनरल रिक्वायर होते हैं एनिमल को वो होते हैं कॉपर, जिंक, मैग्नीज, आयोडीन, कोबाल्ट, सेलेनियम, आयोडीन। इनमें से कॉपर, जिंक और मैग्नीज मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है एनिमल के। इन तीनों मिनरल से एनिमल की बोन और कार्टिलेज की ग्रोथ होती है और एनिमल के ओवरऑल ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं। तो एनिमल के शरीर के अंदर आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और यही आयरन शरीर के ओवरऑल बोन ग्रोथ में काम आता है, जिससे शरीर एनिमल का पशु का शरीर एक अच्छी ग्रोथ लेता है। उसके बाद आता है इसके अंदर सेलेनियम। जो सेलेनियम है वो एक मेन रोल प्ले करता है एनिमल के इम्यून सिस्टम के अंदर ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन। अगर सेलेनियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो पशु के अंदर इन्फेक्शियस अबॉर्शन, उसके अंदर पशु के अंदर आरओपी, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के केस आप देख सकते हैं। उसके साथ सेलेनियम की डेफिशिएंसी के अंदर आप हाई कार्ब मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के भी केस देखेंगे ड्यू टू पुअर इम्यून रिस्पॉन्स। फिर हम बात करते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट पशु के शरीर के अंदर ऐसा जोर नहीं होता, ये हेल्प करता है विटामिन B12 की सिंथेसिस में, और यही B12 आगे चल के एनिमल के रूमन में शरीर की ग्रोथ में यूज होता है, वहां पे कंज्यूम होके। कोबाल्ट की डेफिशिएंसी से आप अगर एनिमल के हेयर कोट को रफ देखेंगे तो पशु के अंदर कोबाल्ट की डेफिशिएंसी है। और यहीं पे अगर आप लाइट हेयरी कोट देखें पशु के अंदर तो वहां पे पशु के अंदर कॉपर की कमी है। कोबाल्ट पशु के गुड एपेटाइट के लिए, पशु के गुड मिल्क प्रोडक्शन में कोबाल्ट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर कोबाल्ट एक प्रॉपर डोज में पशु के अंदर जा रहा है तो एनिमल हेल्थ वाइज एनोरेक्सिया यानी गुड एपेटाइट, पशु का जो डाइजेशन है वो प्रॉपर रहता है और पशु मिल्क आइल्ड भी अच्छे प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयोडीन के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं आयोडीन जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है। इससे एनिमल की ओवरऑल बोन की ग्रोथ होती है और पशु की हेल्थ बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है। वहीं आयोडीन की डेफिशिएंसी से आप पशु गोइटर नाम का सिंड्रोम देख सकते हैं। इन्हीं मिनरल्स की टॉक्सिसिटी से भी आप काफ़ी कुछ पशुओं में कंडीशन डेवलप होती हैं। जैसे अगर सेलेनियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो आप पशु के पूंछ के अंदर स्लफिंग ऑफ हेयर देखेंगे, हूफ में हेयर की स्लफिंग देखेंगे, हूफ की स्लफिंग देखेंगे। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो इनकी डोज है वो बिल्कुल रिक्वायर अमाउंट के अंदर पशु के अंदर जाए, ना वो टॉक्सिसिटी की कंडीशन काज करें। और मैं अपने एंड में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने पशु में जो भी हमने आपको कंडीशन बताई है और भी अगर आप कोई डेफिशिएंसी या कोई सिम्टम देखें तो आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके आप रूटीनली अपने फार्म के ऊपर ट्रेस मिनरल सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेस मिलर से बहुत बेनिफिट मिलता है सर। इसमें पशुओं की हेल्थ अच्छी रहती है, BCS लेवल नहीं डाउन होता है, पशु का कंसीव रेट अच्छा होता है। मेन इससे डिजीज जो होते हैं, मस्टैटिस हो गई, पैर में लैमनेस आना, वो डिजीज कुछ भी नहीं आता पशुओं में। ट्रेस मिलर डालोगे पशु कंसीव होंगे, टाइम पर ब्याएंगे, मिल्क पे टाइम पर आएंगे और उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे पशु कंसीव अच्छे होंगे और पशुओं की हेल्थ बहुत अच्छी होती है। BCS डाउन होता है, दूध अच्छा होता है पशुओं का। पहले मैं मैश फीड डालता था, उससे पशुओं में मस्टैटिस, BCS डाउन हो जाता था, पशु कंसीव नहीं होते थे, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाती थी, मस्टैटिस हो जाती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। जब से मैं सीज फीड डाल रहा हूँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ 8699037369 ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।